करेंगे उत्तराखंड की खबरों के बारे में, जहां हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व में आज बाघिन छोड़ी जाएगी। टाइगर रिजर्व से बाघिन को ला दिया गया है। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो आज बाघिन को ला दिया गया है। बाघों को बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है, जिसके मद्देनजर यहां पर बाघिन को लाया गया है। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ केंद्रीय वन मंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे। आज राजाजी पार्क में बाघिन छोड़ी जाएगी। सीएम धामी राजाजी टाइगर रिजर्व पहुंच गए हैं। और ये देखिए तस्वीर, जहां पुष्कर सिंह धामी के साथ आप वन मंत्री को देख सकते हैं। दोनों ही यहां पर मौजूद हैं। और आज क्योंकि बाघिन को यहां पर छोड़ा जाएगा, बाघों का कुनबा बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। पुलकित हरिद्वार से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, देखिए बाघों की जनसंख्या को बढ़ाने की कवायद जो है वो तेज हो रही है और इसी सिलसिले में यहां पर आज बाघिन को छोड़ा जाएगा। क्या पूरा शेड्यूल रहेगा? देखिए, राजाजी टाइगर रिजर्व जो पार्क है वो एक ऐसा पार्क है जहां पर जो है देश भर से सैलानी पहुंचते हैं। और यहां पर न सिर्फ टाइगर हैं बल्कि उसके अलावा कई अन्य वन्यजीव यहां पर हैं, जिनको देखने के लिए, जिनको निहारने के लिए जो है दूर दूर से यहां पर सैलानी पहुंचते हैं। तो ऐसे टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए, अन्य वन्यजीवों की संख्या बढ़ाने के लिए जो पार्क प्रशासन है वो लगातार प्रयास करता रहता है। आज यहां पर जिम कार्बेट पार्क से लाई गई एक टाइग्रेस को, एक फीमेल टाइगर को यहां पर जो है छोड़ा जा रहा है। और उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव खुद यहां पर इसके लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगभग सुबह 6-6:15 बजे मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच गए थे। और अभी जो टाइगर रिजर्व पार्क के जो मोतीचूर रेंज में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वन मंत्री भूपेंद्र यादव इस वक्त जो है वो अंदर पार्क की ओर अंदर यहां पर गए हुए हैं। और ये जो कवायद है ये पूरी तरह से इस वक्त चल रही है। हम इस वक्त पार्क की इस रेंज में मौजूद है, मोतीचूर रेंज में यहां पर मौजूद है। पूरे वन महकमे के पूरे आला अधिकारी यहां पर मौजूद है। और अब से थोड़ी देर बाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस टाइगर्स को रिलीज करेंगे और उसके बाद वो बाहर आएंगे और उसके बाद इस पूरे मामले में जो है जानकारी दी जाएगी। क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में जो टाइगर्स की जो संख्या है, टाइगर की संख्या है, वो लंबे समय से देखने में आ रहा है कि वो बढ़ नहीं रही है। पार्क की इस पूरे पार्क की जो है 10 रेंज है और उन 10 रेंज के अन्य हिस्सों में जो है पार्क की अच्छी खासी संख्या है और पिछले कुछ सालों में उनकी संख्या में इजाफा भी हुआ है। लेकिन इस रेंज में क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये हाईवे से लगा क्षेत्र है और यहाँ के जो टाइगर हैं ये उस ओर जो है पार नहीं कर पाते हैं और आपस में जो है उनका मेलजोल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो है संख्या बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। इसी को कवायद को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है टाइगर्स को लाकर छोड़ा गया है। इससे पहले साल 2020 में और 21 में भी एक बार यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल टाइगर को यहाँ पर छोड़ा गया था। इस उम्मीद से छोड़ा गया था कि संख्या उनकी बढ़ेगी। हालांकि अभी तक उसमें किसी तरह के जो संख्या है उनकी दोबारा उसका जो है गिनती नहीं हुई है। आने वाले समय में जब इसकी गिनती की जाएगी तो उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी संख्या जो है जरूर बढ़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया पुलकित जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक होनी है। सुबह 10 बजे से कार्य समिति की बैठक शुरू होगी और बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ में तमाम जो सांसदगण हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नप्रभा जुड़ गए हैं। सुनील, कार्य समिति की बैठक काफी खास मानी जा रही है, सुबह 10 बजे होगी जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसके अलावा और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, इस मीटिंग में करीब 300 के आसपास जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो जुटेंगे। इस पूरी कवायद को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि बीजेपी 30 मई से एक महाजनसंपर्क अभियान भी यहाँ पर शुरू करने वाली है। इस अभियान के तहत लोगों की ड्यूटियां लगाई जाएंगी, कौन किस क्षेत्र में रहेगा, सांसद से लेकर मंत्री, विधायक और तमाम पदाधिकारी, उनको आज कामों का आवंटन होगा। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि हिमाचल की बात करें या कर्नाटक की बात करें कि बीजेपी का मत प्रतिशत भले ही वहां पर कम नहीं हुआ है, बराबर रहा है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इन राज्यों में सीट नहीं जीत पाई है। तो कार्यकर्ताओं को एक टारगेट बीजेपी ने दिया है कि जो टोटल वोट है
उसका 51% वोट पार्टी को हासिल करना है। और इसी मकसद से ये पूरी कवायद चल रही है कि एक महीने तक चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, आम पदाधिकारी हो, सांसद हो, विधायक हो या मंत्री हो, वो अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे और लोगों के बीच जो सरकार की, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की, उनकी जो भी नीतियां हैं वो लोगों के बीच ले जाई जाएंगी। जी, यानी कि बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने के लिए तमाम बैठकें कर रही है ताकि 2024 में उसका फायदा हो सके। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब यात्रा का पहला जत्था घांगरिया से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो गया है, जो करीब 10 बजे हेमकुंड साहिब पहुंचेगा। पहले जत्थे में 15 श्रद्धालु शामिल हैं। उसके बाद हेमकुंड साहिब में कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 बजे से 11:30 बजे तक शबद कीर्तन का पाठ होगा। फिर इस साल की पहली अरदास पढ़ी जाएगी और उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो आज हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और यहाँ पर देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं अरदास के लिए आते हैं, 15 श्रद्धालुओं का जो पहला जत्था है उसको रवाना किया गया। हालांकि बर्फबारी हो रही है एक तरफ हेमकुंड साहिब में, तो दूसरी तरफ अभी कई इंच तक, कई फीट बर्फ जमे हुए हैं, लेकिन सेना के जवानों ने रास्ता बनाया है। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज हेमकुंड के कपाट खुलेंगे और यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिलेगा। घाघरिया से रवाना किया गया है पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए और इस पहले जत्थे में 15 श्रद्धालु के शामिल होने की जानकारी है। लेकिन कहा जा रहा है कि जितने भी लोग हेमकुंड साहिब जाएंगे वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाएं, गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर जाएं, क्योंकि ठंड वहां पर बहुत ज्यादा है। इसीलिए सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके ही हेमकुंड साहिब जाए। हेमकुंड साहिब में अभी मौसम का मिजाज बदला हुआ है, लेकिन इस बदलते मौसम के बीच में ही कपाट को खोला जा रहा है। नितिन सेमवाल हमारे संवाददाता चमौली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, पहले जत्थे को रवाना कर दिया गया है जिसमें 15 श्रद्धालु हैं। पहला दिन कितना खास होगा? जी, अगर हेमकुंड साहिब की यात्रा की बात करें तो 17 तारीख को ऋषिकेश से पहला जत्था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वयं राज्यपाल ने रवाना किया था और 19 मई को कल ही जत्था गोविंद घाट से घांगरिया के लिए रवाना किया गया और आज सुबह लगभग 6 बजे घांगरिया से हेमकुंड साहिब के लिए जत्था अभी रवाना किया गया है और लगभग 10 बजे ये जत्था हेमकुंड साहिब पहुंचेगा। और हेमकुंड साहिब जब जत्था पहुंचता है तो उसके साथ ही कपाट खोलने की जो प्रक्रियाएं वो शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले कीर्तन किए जाते हैं, कीर्तन होते हैं, शब्द कीर्तन वहां पे किए जाते हैं। सुखमनी साहिब का पाठ होगा और इस वर्ष की पहली अरदास लगभग 11:20 के बाद हेमकुंड साहिब में पढ़ी जाएगी और अरदास में देश और दुनिया की खुशहाली की प्रार्थना की जाती है। लेकिन ये बताइए कि मौसम कैसा देखा जा रहा है वहां पर, और लगातार जो खबरें सामने आ रही थी कि 5 से 6 फीट तक अभी भी बर्फ जमी हुई है, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं? जी, अगर हम बर्फबारी की बात करें तो 2013 के बाद हेमकुंड साहिब में पहली बार इतनी बर्फ देखी जा रही है। लगभग 10 से 15 फीट बड़े बड़े ग्लेशियर अभी भी वहां पर हैं। इसके अलावा 5 से 6 फीट तक बर्फ हेमकुंड साहिब में जमी हुई है। यात्रियों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा है क्योंकि पैदल रास्ते पर बहुत ज्यादा फिसलन है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है, पुलिस प्रशासन वहां पे लगा दी गई है और यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो सीमित संख्या में ही जाएं। अगर जत्थे की बात करें तो जत्थे में लगभग 2000 तीर्थयात्री इस बार शामिल हैं, लेकिन हेमकुंड साहिब में बताया जा रहा है कि 500 से 600 लोगों को ही भेजा जाएगा पहले दिन, क्योंकि वहां पे बर्फ बहुत ज्यादा फिसलन है। बिल्कुल, यानी कि मौसम को ध्यान में रखते हुए ही श्रद्धालुओं को भेजने की तैयारी की जाएगी। बहुत शुक्रिया नितिन, जानकारी साझा करने के लिए। और मौसम में सुधार और स्कूलों की छुट्टियां पड़ते ही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बने केदारनाथ धाम के लिए आज इस पूरे महीने में सबसे अधिक 30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और चारों धामों में अभी तक 10,77,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में अभी तक 3,69,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ में 2,00,000,
91,000 और साथ ही गंगोत्री में 2,18,000। इसके अलावा यमुनोत्री की बात की जाए तो 1,96,000 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। पिछले साल मई महीने में 13,51,000 श्रद्धालु ने चारों धामों के दर्शन किए थे। और ज्यादा जानकारी के साथ में भारती सकलानी देहरादून से लाइव जुड़ गई हैं। भारतीय, पिछले 2 सालों का इस बार रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौसम भी बीच बीच में हमने देखा कि काफी ज्यादा खराब रहा, लेकिन जो लोगों की आस्था और जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, अगर हम पिछले 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में श्रद्धालुओं की जो आमद है वो चारों धामों में बढ़ी है। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। शुरुआती दौर में मई के महीने में ही हमने देखा था किस तरीके से मौसम खराब था, रजिस्ट्रेशंस यहां पर रोक दिए गए थे। हालांकि केदारनाथ में रजिस्ट्रेशन अभी भी 25 तारीख तक रोके गए हैं, कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। जो तमाम श्रद्धालु है वही हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन अपने कराए हुए थे। तो अब वो लोग पहुंच रहे हैं, चारों धामों में दर्शन कर रहे हैं। डिटेल्स आपने अभी खुद बताई कि किस तरीके से गंगोत्री में, बद्रीनाथ में, वहां पर श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। अगले 2-3 दिन की अगर मैं बात करूं, मौसम फिलहाल साफ बना हुआ है, लेकिन ऊपरी इलाकों के लिए अब भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि वेदर खराब वहां पर हो सकता है, इसलिए सतर्कता बरते। हल्की बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल की अगर मैं पिछले 2 दिन की बात बताऊं, मौसम एकदम साफ बना हुआ है और यही एक वजह है कि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चारों धामों में दर्शन करने के लिए। तो भारतीय, एक अच्छी खबर इसे कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि जब भी मौसम खराब हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन रोके जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को परेशानी भी हो रही है। तो दर्शकों के लिए क्या अच्छी खबर कि अब मौसम पहले के मुकाबले काफी अच्छा बना हुआ है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया भारतीय आपका। उत्तराखंड में मजारों पर एक्शन जारी है और अब इस पर सियासत भी भारी हो रही है। कांग्रेस ने सिर्फ मजारों पर हमले को तुष्टीकरण बताया तो भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि उन मंदिरों की लिस्ट लाकर दें जो कि अवैध बने हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देवभूमि में अवैध रूप से बनाई गई 400 से ज्यादा मजारें ध्वस्त कर दी गई हैं। 600 के करीब मजारें अभी भी हैं जिनको ध्वस्त करने के लिए चिन्हित किया गया है। लेकिन ऐसे कई बड़े मंदिर भी हैं जो सरकारी लैंड पर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं, लेकिन उनको नहीं छेड़ा गया। कांग्रेस इसे तुष्टीकरण की नीति बताते हुए कह रही है कि अतिक्रमण हटाना तो ठीक है, लेकिन पिक एंड चूज की नीति सही नहीं है। अतिक्रमण अगर हुआ है, सरकार अगर उसको हटाती है तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। समदृष्टि से कार्य होना चाहिए और जिन्होंने अवैध कब्जा है उनको हटाना चाहिए। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अतिक्रमण जो भी है उसे हटाया जा रहा है। कांग्रेस को अगर पिक एंड चूज लगता है तो वो अवैध मंदिरों का नाम सार्वजनिक करें। ऐसे मंदिरों का नाम सार्वजनिक करें तो स्वाभाविक रूप से उनको एक हिम्मत करनी चाहिए और मंदिरों का सार्वजनिक करने चाहिए। सरकार जहां भी अतिक्रमण, सरकार ने कहा जो भी अतिक्रमण जिस स्थान पर भी है उसको हटाने का काम सरकार कर रही है, लेकिन इतना नैतिक बल नहीं है। तुष्टीकरण तो कांग्रेस कर रही है। कहीं भी कोई कब्जा नहीं होगा क्योंकि उनकी संस्कृति है ही नहीं, और ये संस्कृति दूसरी जगह से आता है और जिसके ये कांग्रेस की सरपरस्ती में ये काम हुआ है, इसलिए कांग्रेस के लोगों को पीड़ा हो रही है। और कोई मंदिर नहीं गिरे हैं, केवल जो है मजारें गिरी हैं जो भी अवैध थी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अब तक 41 मंदिर भी तोड़े गए हैं, लेकिन बवाल उन बड़े मंदिरों को लेकर हो रहा है जो कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रामनगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में वन विभाग ने पुचड़ी कालू सैयद नई बस्ती में अतिक्रमण की पहचान की है, जिसे लेकर गुरुवार को विभाग ने क्षेत्र में मुनादी भी करवाई थी। अब इस क्षेत्र में डरे सहमे ग्रामीण बड़ी संख्या में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ ऑफिस पहुंचे और चेतावनी दी कि यदि विभाग ने अपना फरमान वापस नहीं लिया तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। मुनादी हुई वन विभाग के वाहन द्वारा किया पुचड़ी से लेकर के कालूसिद्ध चैनपुरी तक, जिसमें कि हमारी पूरी बस्ती बसी हुई है। तो वहाँ पर यह कहा गया कि 3 दिन में आप लोग अपने घर को खाली कर दीजिए और इसको पूरा यहाँ से हटा करके अपनी व्यवस्था कर लें, अन्यथा आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा और ये बुलडोजर चला करके इसको तहस नहस कर दिया जाएगा। खटीमा के मुंडेली गांव के पास
अलग केमिस्ट रोड चौराहे पर 2 सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को शुक्रवार को प्रशासन ने तोड़ दिया है। अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। एसडीएम का कहना है कि सरकारी रास्ते की जमीन पर 2 मकानों का निर्माण कर लिया गया था। 6 महीने पहले नोटिस भी दी गई थी, लेकिन मकान मालिकों ने निर्माण ध्वस्त नहीं किया, जिसके बाद अब प्रशासन ने दोनों मकानों को तोड़ा है। कि जितनी भी हमारी सरकारी भूमि है, इसमें जो भी अतिक्रमण हुए हैं उनको हटाया जाए। इसी के क्रम में आज यहाँ खेतल संडा खाम में आया और यहाँ पर एक 6-2 की हमारी अभिलेखों में दर्ज है। रास्ता हमारा सार्वजनिक रास्ता है, उसमें कई लोगों के द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया जाए। उस निर्माण को हम आज ध्वस्त कर रहे हैं और करीब 1.4 हेक्टेयर के लगभग भूमि को हम अतिक्रमण से मुक्त करवाएंगे। और अब ये खबर उन तमाम लोगों के लिए जो कि रोड क्रॉस करते समय ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। गुरुवार को देहरादून में हरिद्वार बाईपास रोड पर 2 व्हीलर से जा रही युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई है, जिसके बाद में ट्रैफिक पुलिस के इंतजामों पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। यहां सड़क पर खुले डिवाइडर ही हादसे की बड़ी वजह बन रहे हैं और अजबपुर कला की पुरानी पुलिस चौकी के पास में इस चौक पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं और चौक के पास ही डिवाइडर खुले होने की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। ये 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, लोग खासा परेशान हो रहे हैं और यहां पर एक्सीडेंट की जो संख्या है वो भी अब बढ़ती जा रही है। वजह यह है कि यहाँ पे थोड़ा ये कट नजदीक हो गए ना, इस वजह से थोड़ा आदमी को थोड़ा यहाँ जाने में थोड़ा यहाँ से आ जाते हैं ना तो थोड़ा नजदीक पड़ जाए, थोड़ा दूर घूम के रहेंगे तो सही रहेंगे। ये इसके वजह से हो रहा है, जो ये डिवाइडर लगा देते हैं ना पुलिस वाले, इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ से मैडम आई नहीं, वो रोड क्रॉस करने के चक्कर में थी, एकदम बैरियर लगा हुआ था। अजबपुर कला की इस पुरानी पुलिस चौकी के पास जो ये चौक बना हुआ है, आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे हो रहे हैं। आप ये देखिए किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पर रोड क्रॉस कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस को इस ओर ध्यान देना चाहिए और लोगों को भी ये सिविक सेंस यहाँ पर होना चाहिए कि कैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, और इसकी वजह से आए दिन यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। कल भी जो एक्सीडेंट हुआ है वो भी ऐसे ही हुआ है। ये एक चौक, यहाँ पर ना आपको रेड लाइट काम करती हुई नजर आने वाली है, न यहाँ पर आपको कोई पुलिस वाला नजर आने वाला है। और जो डिवाइडर्स हैं वो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये डिवाइडर्स लगे हुए हैं और इसी वजह से यहाँ पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में हुए चौराहे हत्याकांड ने जहां हर तरफ सनसनी मचाई, तो वहीं एक साथ हुई 4 हत्याओं के बाद 2 परिवार पूरी तरह अनाथ हो गए। हत्यारे संतोष के साथ ही उसके भाई का परिवार अब पाई का मोहताज हो चला है। पीड़ित इन हत्याओं के लिए राज्य से पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगोलीहाट के बुरसुम में बची इन जिंदगियों के लिए 12 मई की रात काली रात साबित हुई। घर के चिराग ने ही रात के अंधेरे में मौत का ऐसा तांडव खेला कि सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। राक्षस बने संतोष ने अपनी पत्नी के साथ चाची, चचेरी भाभी और बहन को मौत की घाट उतार डाला। 4 लोगों को मौत के आगोश में सुलाने के बाद हत्यारे ने अपनी जीवन लीला भी खत्म कर दी। इस खौफनाक हत्याकांड में जहां संतोष के 3 बच्चे अनाथ हो गए हैं, वहीं चचेरे भाई का भी सब कुछ तबाह हो गया। अपनों को खो चुके 2 परिवार जहां राजस्व पुलिस को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। सर मुझे पहले तो घर चाहिए और मेरे 2 बच्चे हैं, एक माँ है, इनके लिए मेरे को व्यवस्था चाहिए सर। इनको मैं पढ़ाऊंगा भी सर। मैं एक काम लेबरी पे करता हूँ सर और इसके लिए मेरे को सुविधा चाहिए सर। सरकार से मदद चाहिए सर, न्याय चाहिए मेरे को सर। और पटवारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया इसमें, और नहीं लिया तो अगला जो क्या कहते हैं जिसने मर्डर कर रखा है वो 5-6 दिन से गांव में बड़ा ध्यान रहा था। सब कुछ देखने के बाद भी मैंने जब पटवारी जी को बताया तो पटवारी ने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया। अगर पटवारी जी इसमें संज्ञान लेते हो सकता था मेरी लड़की बच जाती, समधन बच जाती। परिजनों की माने तो संतोष काफी हिंसक मिजाज का इंसान था। पहले भी उसके कारनामों ने दोनों परिवारों में काफी दहशत मचाई थी।
संतोष के कारनामों की शिकायत राजस्व पुलिस से कई बार की गई, लेकिन पटवारी ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। जिन परिवारों ने मौत के तांडव में अपना सब कुछ गंवा दिया वो काफी गरीब है। ये परिवार अब उस घर में भी नहीं रहना चाहते हैं जहां मौत का वो तांडव हुआ। इसमें निश्चित रूप से अगर ऐसी बात है तो पटवारी को निरोधात्मक कार्रवाई निश्चित रूप से करनी चाहिए थी, या जो भी उचित समाधान है इसका निकालना चाहिए था, और नहीं निकाला है तो इसका हम अवलोकन करके जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। पहाड़ों में क्राइम को लेकर राजस्व पुलिस की भूमिका हमेशा सवालों में रही है। यही वजह थी कि सरकार ने ज्यादातर रेवेन्यू विलेज को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया। फिर भी दुर्गम इलाकों के कई गांव पटवारी के हवाले हैं। लेकिन इस वारदात के बाद परिवारों को तो मदद मिलनी ही चाहिए, साथ ही साथ पुलिस का दायरा बढ़ेगा, ऐसी भी उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला